नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीछे चैनल में स्वागत है। आज तारीख है 3 फरवरी 2026 और आज का डिटेल में न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का वीडियो होगा। आपके प्रीलिम एग्जाम में मात्र 174 दिन बचे हुए हैं। तैयारी के दौरान जो सबसे बड़ी चूक होती है बच्चों से वो पढ़ाई और इत्यादि चीज़ें नहीं है। सबसे बड़ी चूक तो ये होती है कि हमेशा उनको लगता है कि समय बहुत है अपने पास में। जब सितंबर 30 को आपका पीटी हुआ था 71 का, उसके बाद से मैंने बोलना शुरू किया कि आपके पास में समय नहीं है 72 के लिए समय नहीं है। तो बच्चों दूसरे एग्ज़ाम में लग जाते हैं, अलग अलग चीज़ों में लग जाते हैं और इसके कारण से हमेशा ही उनका समय बटा हुआ रहता है। तो ये सबसे बड़ी गलती होती है। जब भी आपको ऐसा लगे कि आपके प्रीलिम में, मेंस में अभी बहुत लंबा समय है, तभी आप समझ जाइएगा आप गलती कर रहे हैं, क्योंकि सिविल सर्विसेज की तैयारी में कभी भी समय काफ़ी होता ही नहीं है, हमेशा समय कम ही पड़ता अगर आप जेन्युइनली तैयारी करते हैं तो। अब पीटी आपके सर पर आ गया है, 26 जुलाई को ही पीटी है, इसलिए कृपया सही से पढ़िएगा। मैं अपने अचीवर ग्रुप के बारे में बताऊंगा, लेकिन फिलहाल में देखिए हेडलाइन क्या है। हेडलाइन है कि इंडिया यूएस हैव ए डील, 50% टैरिफ कट टू 18%। इसको ट्रेड डील कहा जा रहा है, लेकिन मुझे कहीं से भी यह ट्रेड डील जैसा प्रतीत नहीं हो रहा है अभी तक। जो भारत के प्रधानमंत्री जी का ट्वीट था और यूएस के राष्ट्रपति का ट्वीट था, उन दोनों ट्वीट में ज़मीन आसमान का फर्क है। भारत के ट्वीट में किसी भी प्रकार का कोई डेटा या किसी भी प्रकार के प्रोडक्ट की चर्चा नहीं की गई थी। वहीं पर यूएस के राष्ट्रपति जी ने जो ट्वीट किया उसमें उन्होंने प्रोडक्ट की चर्चा की हुई है, एग्रीकल्चर की चर्चा की हुई है, क्रूड ऑयल की चर्चा की है। ये भी बताया है उन्होंने, उनकी जो भाषा होती है वो डिप्लोमेटिक बिल्कुल भी नहीं होती है, कि भारत को बोल दिया गया है कि वो वेनेजुएला से तेल नहीं खरीदेगा, रूस से तेल नहीं खरीदेगा, वेनेजुएला से खरीदेगा। उन्होंने $500 बिलियन के ट्रेड की बात की है। भारत की जीडीपी 54 लाख करोड़ का है और इन्होंने 50 लाख करोड़ के डील की बात कर दी है। तो ये भी डेटा अतिशयोक्तिपूर्ण प्रतीत होता है, इसलिए इसको हम लोग आज शॉर्ट में ही देखेंगे। आज जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे वो है बिहार का इकोनॉमिक सर्वे ऑफ बिहार, जो बीपीएससी प्रीलिम के लिए सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक में से एक है। उसका ओवरव्यू हम लोग आज लेने वाले हैं। इस ट्रेड डील में यह भी कहा गया है कि भारत और जो अमेरिका है वो पहले की भांति ही व्यापार करेंगे। भारत अमेरिका के प्रोडक्ट पर 0% टैरिफ लगाए, ऐसा सब कुछ सारा जो स्रोत है। देखिए यहाँ पर जो लिखा है, इंडियन एक्सप्रेस ने भी वर्ड क्लियर लिखा है इसने, ट्रंप क्लेम्स इंडिया टू बाय $500 बिलियन ऑफ यूएस गुड्स, स्टॉप रशियन ऑयल। ट्रंप ने क्लेम किया है, क्योंकि भारत सरकार की तरफ से ना तो अभी तक प्रेस रिलीज जारी किया गया है और ना तो कहीं पर भी किसी मंत्री ने डेटा सहित प्रोडक्ट के नाम सहित ट्वीट किया है। इन्होंने ट्वीट जरूर किया, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप हैं, वो आपको पता ही है। दरअसल में यहाँ पर स्थिति जो अमेरिका के लिए बन गई है ना, वो इज्जत बचाने वाली बन गई। मैं आपको समझाता हूँ कि हो क्या रहा है। उन्होंने टैरिफ लगाए हम पर, उन्होंने सोचा कि हम झुक जाएंगे। उन्होंने चीन पर भी लगाया, सोचा कि चीन भी झुक जाएगा, लेकिन किसी भी देश ने, भारत और चीन जैसे देशों ने झुकने से मना कर दिया। बल्कि हमने अपने बाजार का विविधीकरण किया। हमने यूके के साथ में डील साइन की, ओमान के साथ में डील साइन की, न्यूजीलैंड के साथ में डील साइन की, ईयू के साथ में डील साइन की। हमने अपने बाजार के विविधीकरण करना शुरू कर दिया। हमने जब इतने सारे डील साइन किए तो अमेरिका को ऐसा एहसास हुआ है कि हम भी भारत के साथ में डील साइन करें ताकि देर ना हो जाए। इसके कारण से ही भारत और अमेरिका के बीच में ट्रेड डील नामक चीज़ की चर्चा की जा रही है। इसमें ट्रेड डील जैसा कुछ भी मुझे अभी तक नहीं दिखा है। इसलिए अमेरिका के राष्ट्रपति के जो ट्वीट हैं वो इज्जत बचाने टाइप का है कि हमने एग्रीकल्चर में भी कर लिया है, $500 बिलियन का भी कर लिया है। $500 बिलियन के व्यापार की संभावना भारत और अमेरिका के बीच में बन ही नहीं पाएगी अभी, क्योंकि हमारे जीडीपी का अधिकांश परसेंटेज है, तो बाकी देशों के साथ हम व्यापार नहीं करेंगे क्या? इसलिए ये डेटा भी अतिशयोक्तिपूर्ण दिखता है। दूसरा इनके लिए संकट ये बन गया डोनाल्ड ट्रंप के लिए कि भारतीय बाजारों, भारतीय सामानों पर टैरिफ लगाने के कारण से इनके डोमेस्टिक मार्केट में चीज़ें महंगी हो गई। ऊपर से डोमेस्टिक जो इनका पॉलिटिक्स है वो आइस पुलिस फोर्स के कारण से, इमिग्रेंट पुलिस फोर्स के कारण से बहुत ही बड़े स्तर का विरोध प्रदर्शन हो रहा है। अमेरिका के इतिहास का सबसे बड़ा विरोध प्रदर्शन फिलहाल में ही देखने को मिल रहा है हमें, जहां पर अमेरिका के नागरिक से लेकर बड़े बड़े हॉलीवुड अभिनेता, उद्योगपति सब खुल करके बोल रहे हैं कि ट्रंप की नीतियां बेकार है, बकवास है, इसे बंद करनी चाहिए। ये सब कारणों के कारण से भारत और अमेरिका के बीच में डील साइन हुआ है। एक और बड़ा कारण है कि ईरान जो है, ईरान को लेकर कोई फैसला ले ही नहीं पा रहे हैं।
जब ईरान में भारी विरोध प्रदर्शन हो रहा था तब अमेरिका का कोई जहाज या मिलिट्री इक्विपमेंट ईरान के समीप में मौजूद ही नहीं था कि ये ईरान पर अटैक करें। इनके बेसेस थे, लेकिन सभी देशों ने मना कर दिया। सऊदी अरब ने सीधा सीधा सा कह दिया कि हमारे एयर स्पेस का उपयोग अमेरिका के द्वारा नहीं किया जाएगा ईरान पर हमला करने के लिए। इसलिए अमेरिका के पास वो भी नहीं ऑप्शन बचा हुआ था कि वो ईरान पर हमला करे। फिलहाल में इसका फ्लीट जरूर मौजूद है ईरान के पास में, लेकिन फिलहाल में कोई विरोध प्रदर्शन ही नहीं हो रहा है। इसलिए इनके पास दुनिया में अब एक ही ऑप्शन बच गया कि किसी भी प्रकार से इज्जत बचा ले। इसलिए अब ईरान के साथ ये कह रहे हैं कि न्यूक्लियर डील पर हम जल्द ही बातचीत कर सकते हैं। एप्स्टीन फाइल जारी किया गया इजराइल के द्वारा। इजराइल ही का वो मुख्य रूप से काम है, जिसमें इनको ऊपर में दबाव बनाया गया कि अब तो ईरान पर अटैक कर दो, नहीं तो एप्स्टीन फाइल जारी कर देंगे। जारी कर भी दिया गया, लेकिन इसने अटैक नहीं किया है अभी तक। तो ये भी एक कारण माना जाए कि भारत के साथ ट्रेड डील, कि भारत की हरी झंडी मिल जाएगी कि ईरान के साथ अगर आप युद्ध में जाते तो हम कुछ भी नहीं बोलेंगे। ऊपर से भारत ने चाबहार पोर्ट को लेकर के जीरो एलोकेशन किया है, शून्य एलोकेशन किया है बजट में, यानी कि भारत की हरी झंडी है ईरान के ऊपर में अटैक करने का। इनडायरेक्टली वे में अगर हम लोग देखेंगे तो भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि आप दोनों लड़े, हमें कोई मतलब खास से है नहीं। इन्हीं सब कारणों के बीच में ट्रेड डील नामक चीज़ का चर्चा किया जा रहा है, लेकिन इसमें ट्रेड डील जैसा कुछ भी मुझे भी नहीं दिख रहा और आपको भी नहीं दिखेगा। अमेरिका के जो कृषि सेक्रेटरी हैं उन्होंने ये भी लिखा कि भाई एग्रीकल्चर सेक्टर में भी हो गया है, डिफेंस में भी हो गया है, क्रूड ऑयल में भी हो गया है, हर क्षेत्र में हमने काम कर लिया है, लेकिन भारत सरकार की तरफ से ऐसा कुछ भी अभी तक कहा ही नहीं गया है। जब तक भारत सरकार की विज्ञप्ति नहीं आएगी, प्रेस विज्ञप्ति नहीं आएगी, तब तक हम इसे डिटेल में डिस्कशन नहीं करेंगे। ठीक है, पहले देखिए आज का बिहार का इकोनॉमिक सर्वे क्या है। उससे पहले आपको ये समझा देता हूँ, ये अचीवर है 72 बीपीएससी प्रीलिम के लिए 6 मंथ डेली प्रैक्टिस। डेली प्रैक्टिस का मतलब डेली 100 MCQ क्विज प्रैक्टिस मिलेगा आपको। आप क्लिक करके आंसर निकालेंगे, फिर स्कोर जांच सकते हैं अपने लास्ट में, नेगेटिव मार्किंग सब कुछ पता चलेगा आपको। तो ये 13 फरवरी से 13 जुलाई के लिए शुरू हो रहा है। डेली प्रैक्टिस होगा। शुरुआत के मंथ में हम लोग मंडे टू फ्राइडे करेंगे, लेकिन जैसे एग्जाम नज़दीक आएगा मंडे टू सैटरडे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। जुड़िएगा जरूर। 70-71 बीपीएससी के पैटर्न पर आधारित होगा। क्विज मिलेगा आपको डेली के प्रैक्टिस करने के लिए। टाइम लिमिट नहीं होता है। 6 मंथ का 600 ही प्राइस रखा गया, इसलिए बहुत ही बेहतर होगा आपके लिए। इससे बेहतर कहीं पर भी नहीं मिलेगा, इसकी दावा तो मैं ज़रूर ही कर सकता हूँ। कहीं पर भी नहीं का मतलब कहीं पर भी नहीं। MCQ का लेवल भी शानदार होता है। काम शुरू हो गया है हमारा MCQ का बनने का, तो ज़रूर ही जुड़िएगा। 13 तारीख से आपको मिलने लग जाएगा। प्रीलिम में बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा आपको, इसकी गारंटी मेरी होगी। मैं प्रीलिम तैयारी की गारंटी लेता हूँ। बाकी आप जुड़िएगा, जुड़ करके देखिएगा कैसा है। ओके, देखिए आज का पहला न्यूज़। जुड़ने के लिए कुछ भी नहीं करना पड़ेगा आपको, बस मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कर दीजिएगा या व्हाट्सएप पर, मैं आपको ऐड कर दूंगा। बिहार आउटपेस इंडियाज GDP ग्रोथ, स्टेट इकोनॉमी हिट्स रिकॉर्ड एट 9.9 लाख करोड़ एज मैन्युफैक्चरिंग सर्ज। मतलब मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रहा है बिहार में, और इसके कारण से बिहार की इकोनॉमी हाईएस्ट स्तर पर 9.9 लाख करोड़ तक पर पहुंच गया। उन लोगों के लिए तमाचा है जो ये कहते हैं कि बिहार में कुछ भी डेवलपमेंट का काम हो ही नहीं रहा है। ज़रा नज़र घुमाइए इकोनॉमिक सर्वे पर, देखिए कि बिहार अपनी स्थिति के अनुसार से किस प्रकार से काम कर रहा है। बिहार को 80 वर्ष नहीं मिले हैं प्रगति के लिए। सबसे बड़ा भ्रम तो यही आपको तोड़ना चाहूँगा मैं। इंटरव्यू सेशन में मैंने बच्चों को समझाया भी था, हमें 80 वर्ष आज़ादी के बाद से 75-80 वर्ष नहीं मिले हैं हमें बढ़ने के लिए। हमें मात्र अभी 25 वर्ष मिले हैं। आज़ादी के बाद जितना हमने ग्रोथ किया था इंडस्ट्री में, सब आपने काट के हमसे अलग कर दिया, और उसके बाद फिर ताने मारते हैं कि बिहार के लोग बाहर क्यों जाते हैं। बिहार को वास्तविक में जो मिला है वो 25 वर्ष पिछला मिला है। उससे पहले का हमारा जितना डेवलपमेंट था वो सब आपने हमसे अलग कर दिया। फिर आप बोलते बिहार के लोग मजदूरी करने जा रहे हैं। कैसे नहीं जाएंगे? अपने राज्य का जो भी संसाधन था, जो भी फैक्ट्री थी, जो भी उद्योग धंधे थे, सब काट करके आपने अलग कर दिया। अब वो बिहार से झारखंड भी जाते हैं तो उसे भी पलायन माना जाता है, उसे भी माना जाता है बाहरी आदमी आ गए हैं, है ना। तो ये एक बड़ी चुनौती थी बिहार के साथ में। अन्यथा आज़ादी के बाद से सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन कहीं पर हुआ था तो बिहार में ही हुआ था। देश का पहला प्लांट सिटी जो है वो जमशेदपुर था, जो बिहार में ही था। देश में सबसे ज़्यादा उद्योग धंधे जो लगे थे वो बिहार में ही लगे थे, चाहे वो रांची हो, चाहे वो बोकारो हो, चाहे वो जमशेदपुर हो, इन सभी जगहों पर उद्योग धंधे लगाए गए थे। लेकिन वो सब अभी हमसे अलग हो गए हैं, इसलिए हमारे पास इंडस्ट्री नहीं है। हमारे पास इंडस्ट्री थी, 25 वर्ष पहले उसे काट करके अलग कर दिया गया राजनीतिक कारणों से। बिहार की अर्थव्यवस्था 24-25 में रिकॉर्ड पर GSDP और भारत से तेज वृद्धि यह दर्ज कर रहा है।
जरा इसका हम लोग डिटेल में विवरण को पढ़ेंगे, आंकड़ों को भी देखेंगे। आर्थिक सर्वेक्षण 25-26, इकोनॉमिक सर्वे 25-26। इकोनॉमिक सर्वे मैंने भारत का भी पढ़ाया है आपको। जिन बच्चों का इंटरव्यू चल रहा है उनसे सवाल पूछे जा रहे हैं इकोनॉमिक सर्वे बिहार बजट से। तो मैं आपको यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको इकोनॉमिक सर्वे का डेटा नहीं पता हो, नहीं पढ़ रहा हो, तो वहाँ पर स्पष्ट बोल दीजिएगा कि सर अभी अभी आया ही इकोनॉमिक सर्वे और इसके कारण से मुझे पढ़ने का समय नहीं मिल पाया है पूरा, है ना। तो वो कोई लाठी लेकर नहीं बैठे होते, वो समझ जाएंगे आपकी चुनौतियों को, वो समझते हैं, फिर आपको दूसरे किसी विभाग से सवाल पूछ सकते हैं। अन्यथा अगर आप पढ़ के जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। जिनका सेकंड पाली में इंटरव्यू है वो तो जरूर ही पढ़ करके जाएं। राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद वर्तमान कीमतों पर 9,91,997 करोड़ है। स्थिर कीमत 2011-12 की कीमतों पर 5,31,372 करोड़ अनुमानित है। यह सर्वेक्षण बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी के द्वारा तैयार किया गया है, जो राज्य का 20वां संस्करण है आर्थिक सर्वेक्षण का। इसे जरूर याद रखें। जीएसडीपी, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिस प्रकार से जीडीपी होता है देश का, उसी प्रकार से स्टेट के कारण से एस शब्द लग गया है और कुछ भी इसमें अलग नहीं है। तो जीडीपी को जीएसडीपी हम लोग राज्य के लिए कह देते हैं। 2024-25 में जीएसडीपी की वृद्धि दर वर्तमान कीमतों पर 13.1% और स्थिर कीमतों पर 8.6% है। ये हाईएस्ट है, ग्रोइंग रेट जो है ये हाईएस्ट है। देश की इकॉनमी से ज़्यादा तेजी गति से बिहार की इकॉनमी बढ़ रही है। जब भी कोई बोले कि तुम्हारे बिहार में क्या हो रहा है, कुछ भी तो नहीं हो रहा है, तो उसे डेटा दिखा दीजिए कि थोड़ा सा पढ़ने का मेहनत करो। कुछ भी नहीं है हमारे पास, ना तो संसाधन है, ना तो इन्वेस्टमेंट है, फिर भी हम इतनी तेजी गति से बढ़ रहे हैं। ठीक है। भारत की जीडीपी वृद्धि दर वर्तमान में 9.8% और स्थिर कीमतों पर 6.5% है, लेकिन हमारा 13.1% और 8.6% है। बिहार की अर्थव्यवस्था में सेकेंडरी सेक्टर और सार्वजनिक निवेश से संरचनात्मक बदलाव आया है। पब्लिक इन्वेस्टमेंट यानी कि सरकार जो है वो खुद ही इन्वेस्टमेंट कर रही है, और सेकेंडरी सेक्टर यानी कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो बूस्ट कर रहा है। दरअसल में उद्योग धंधे अब बिहार की तरफ में आ रहे हैं, क्योंकि उद्योग धंधों को चाहिए पानी, और पानी बिहार से ज़्यादा तो फिलहाल में कहीं पर भी मौजूद नहीं है। तो ये उद्योग धंधे जो बिहार में आ, जैसे आपने सुना होगा बक्सर में प्लांट लगते हैं, जैसे आपने सुना होगा बरौनी में प्लांट लगा है, जैसे मुजफ्फरपुर में लगा है, चंपारण के क्षेत्रों में चर्चा चल रही प्लांट लगने की, बिहार में एटॉमिक पावर प्लांट लग रहे। तो ये सब कुछ क्यों हो रहा है? क्योंकि उद्योग धंधों को अब दिख रहा है कि यहाँ पर संसाधन ऐसे हैं जो हम उपयोग कर सकते हैं, और 25 वर्ष ही तो हुए हैं वास्तविक तौर पर हमें वृद्धि करते हुए। तो इसको जरूर याद रखिएगा, इसे जरूर याद रखिएगा। 2 कारण बताए गए हैं। पब्लिक इन्वेस्टमेंट, पब्लिक का मतलब होता है सरकार के द्वारा इन्वेस्टमेंट जो किया जा रहा है, और दूसरा होता है सेकेंडरी सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के कारण से बिहार की जीएसडीपी 13.1% की गति से बढ़ रही है। प्रति व्यक्ति पर कैपिटा जीएसडीपी की अगर हम लोग बात करें तो वर्तमान कीमतों पर जीएसडीपी 23-24 में 66,828 से बढ़ करके 24-25 में पर पर्सन के हिसाब से 76,490 रुपये हो गया। स्थिर कीमतों पर 36,333 से बढ़ करके 40,973 हो गया। स्थिर कीमतों हम लोग इन्फ्लेशन को ऐड नहीं करते हैं। तो वर्तमान कीमतों पर 66,000 से बढ़ करके 76,490 हो गया। पर कैपिटा जिसको जीडीपी कहा जाता है बंधुओं, उसी की बात हो रही है। पर पर्सन के हिसाब से बिहार के जीडीपी कैसे निकालेंगे? बिहार का जो जीडीपी है उसको बिहार की आबादी से डिवाइड कर देंगे तो पर पर्सन के हिसाब से हमें मिल जाएगा। तो 36,333 से बढ़ करके 40,973 हो गया है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट पर कैपिटा जीएसडीपी का यह डेटा दिया हुआ है। क्षेत्रवार जीएसबीए अगर हम लोग देखेंगे तो कितना हो गया है? सेक्टर कंट्रीब्यूशन टू जीएसबीए एंड ग्रोथ 2020-21 से 24-25 तक सेकेंडरी सेक्टर का योगदान जीएसबीए में ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडिशन में 21.1% से बढ़ करके 26.8% हो गया है। निर्माण और विनिर्माण के कारण से, मतलब कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इत्यादि चीज़ों के कारण से यह 26.8% पर पहुंच गया है सेकेंडरी सेक्टर का योगदान। ठीक है। प्राइमरी सेक्टर का थोड़ा सा कम हुआ है। प्राइमरी सेक्टर का कम होना सही होता है। विकसित देशों की डेफिनेशन जब हम पढ़ते हैं तो उसमें एक सबसे बड़ा डेफिनेशन ये भी होता है कि वहाँ पर उसकी इकोनॉमी में एग्रीकल्चर या प्राइमरी सेक्टर का योगदान कम होता है। सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर, सेवा क्षेत्र और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का योगदान अधिक होता है। ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि कृषि का नुकसान हो गया। ध्यान से सुनिएगा, 100 का
10%, 100 का 10%, तो कितना हो गया? 10 हो गया। अब जीएसडीपी बढ़ करके हो गया 200, 200 का 15%, तो कितना हो गया? 30 हो गया। तो ये तो 10 से 30 पर आया है ना, 10 से 30 पर आया है ना। 15 की जगह पर अगर हम लोग 9% ही लेंगे तो कितना हो जाएगा भाई? यह 18 हो जाएगा। तो 10 से 18 पर आया है, 10% से 9% पर आए हैं, जबकि जो क्वांटिटी है वो बढ़ गया है, परसेंटेज कम हो गया। क्यों? क्योंकि जीएसडीपी का आकार बड़ा हो गया है। ठीक है, तो प्राइमरी सेक्टर जो है वो 21.9% से घट करके यही 10 से 9 पर आए हैं, लेकिन क्वांटिटी वाइज में हम लोग देखेंगे थोड़ा सा डिटेल में, तब आपको समझ में आ जाएगा। 21.9% से घट करके 18.3% हो गया है। तृतीय क्षेत्र का योगदान 57% से घट करके 54.8% हो गया है। यानी कि सेकेंडरी सेक्टर का तो योगदान बढ़ा है, बाकी टर्शरी सेक्टर और प्राइमरी सेक्टर का एक कंट्रीब्यूशन जो है जीएसवीए में वो कम हुआ है कहीं ना कहीं, इससे ये कहा जा रहा है। क्षेत्रवाद विधि दर, द्वितीय क्षेत्र स्थिर कीमतों पर 11.1%, वर्तमान कीमतों 15.5%। तृतीय क्षेत्र स्थिर कीमतों पर 8.9%, वर्तमान कीमतों पर 13.5%। और प्राइमरी सेक्टर स्थिर कीमतों पर 4.1% और 9.6% यहाँ पर हो गया है। देखिए क्या कह रहा है, कांस्टेंट प्राइस पर हमने देखा हुआ है, हिंदी इंग्लिश दोनों में ही दिया हुआ है। आंकड़े आपको याद होने चाहिए, प्रीलिम में डायरेक्ट ये आंकड़े पूछे जाते हैं। मैं अलग से भी बिहार का इकोनॉमिक सर्वे आपको कराऊंगा, पूरा डिटेल वीडियो ही, लेकिन ओवरव्यू आज लेना परम आवश्यक हो गया है। राज्य सरकार का व्यय, कुल व्यय 23-24 में 2.5 लाख करोड़ से बढ़ करके 24-25 में 2.82 लाख करोड़ रुपए हो गया। पूंजीगत व्यय का हिस्सा कुल व्यय में 15.8% से बढ़ा है और यह 22.3% पर आ गया है। पहले जो पूरे जीएसडीपी का 15.8% कैपिटल एक्सपेंडिचर किए जाते थे, लेकिन अब वो बढ़ करके 22.3% पर आ गया कैपिटल एक्सपेंडिचर। राजस्व व्यय का हिस्सा घटा है। राजस्व प्राप्तियां 1.28 लाख करोड़ से बढ़ करके 2.18 लाख करोड़ रुपए बिहार सरकार का राजस्व जो व्यय है, प्राप्तियां हैं, वो हो गया है। रेवेन्यू रिसिप्ट की हम लोग बात कर रहे हैं। कर राजस्व कुल राजस्व का 84% है। कर से जो प्राप्त होता है वो 84% है। बिहार सरकार को 100 रुपये प्राप्त होते हैं तो 84 रुपये उसको किसी न किसी प्रकार के कर से प्राप्त होता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट इत्यादि करों से उसे प्राप्त होता है। विकास व्यय 20-21 में 1,12,122 करोड़ से बढ़ करके 24-25 में 1,89,892 करोड़ तक पहुंच गया है। तो इसे भी याद रखें। योजना व्यय कुल व्यय का बहुत बड़ा हिस्सा है, जबकि स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय थोड़ा सा घटाया गया है। यहाँ पर इंग्लिश में दिया हुआ है, इसे भी आप पढ़ सकते हैं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना हो गया है, रेवेन्यू डिफिसिट हमारा कितना हो गया है और डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर हमारा कितना ज़्यादा बढ़ा है। परसेंटेज वाइज भी याद रखें। शेयर ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर इन टोटल स्पेंडिंग इंक्रीज फ्रॉम 15.8% टू 22.3%। सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में ही पूछा जाता है, पूंजीगत व्यय। पूंजीगत व्यय जितना ज़्यादा सरकार करेगी, राज्य में डेवलपमेंट उतना ही ज़्यादा होगा, और जितना ज़्यादा डेवलपमेंट होगा सरकार को उतना ही ज़्यादा वापस राजस्व में आता है। एक बहुत बड़े इतिहासकार ने कहा था कि अपने देश के ही हैं, और एक विक्रमादित्य थे, शायद समुद्रगुप्त था या ऐसे ही कोई है, जिनका था कि राजा को सूर्य के भांति व्यवहार करना चाहिए टैक्स लेते समय, जिस प्रकार से सूर्य जल के साथ व्यवहार करता है। क्या व्यवहार करता है? सूर्य जब दिन में सूर्य क्या करता है, जल का वाष्पीकरण के द्वारा ग्रहण करता है, और फिर वही जल जो है वो मेघ बन करके लोगों पर ही बरसाते हैं। यानी कि राजस्व का साइकिल चलता है। सरकार जितना डेवलपमेंट करेगी, लोगों के पास उतना ही ज़्यादा पैसा आएगा, लोगों के पास पैसा आएगा तो लोग व्यय करेंगे तो सरकार के पास में टैक्स जाएगा। तो ये साइकिल होता है पूरा। इसी प्रकार से सरकार को व्यवहार करना चाहिए। तो एक कैपिटल एक्सपेंडिचर जितना ज़्यादा होगा, डेवलपमेंट उतना ज़्यादा। डेवलपमेंट ज़्यादा से लोगों की आय बढ़ेगी। आय बढ़ने से क्या होता है, फिर से वो ज़्यादा परचेज करते हैं, तो फिर से वो घूम करके सरकार के पास ही पैसा पहुंच जाता है। जब भी आप कुछ खरीदते हैं तो उस पर टैक्स तो देते हैं ना, तो वही टैक्स सरकार के पास में पहुंच जाता है। ठीक है,
कृषि और संबद्ध क्षेत्र के बारे में क्या कहा गया है, तो चावल उत्पादन में 4.3% की वृद्धि, गेहूं में 7.1%, मक्का में 12.6%, बागवानी उत्पादन में 206 लाख टन से बढ़ करके 203 लाख टन हो गया है। जो हमारा बागवानी है वो इंक्रीज कर रहा है, ये काफ़ी सही रहता है क्योंकि इससे किसानों की आय डायरेक्टली बढ़ती है। दुग्ध उत्पादन में 4.2% की वृद्धि, अंडा में 10% की, मछली उत्पादन 9.9% की ग्रोथ देखी गई है। किसानों के समर्थन के लिए 1,17,064.55 क्विंटल बीज किसानों को घर पर पहुंचाए गए हैं बिहार सरकार के द्वारा। कृषि के लिए बिजली सब्सिडी 99.3% से बढ़कर के 4,056.99 करोड़ रुपए हो गया है। ये भी बढ़ाया गया है बिहार सरकार के द्वारा। सिंचाई व्यय में भी 63.1% बढ़ करके 2,729.83 करोड़ हो गया है। इसमें 3/4 पूंजीगत व्यय किया गया है, यानी कि एग्रीकल्चर में इरिगेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम किया गया है, ताकि सिंचाई जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर उसका बना दें ताकि आने वाले समय में आसानी से सतत रूप से सिंचाई की व्यवस्था जो है वो चलती रहे। तो यहाँ पर यह भी बताया गया है। बुनियादी ढांचा विकास का भी काम किया गया है। पिछले 15 वर्षों में सड़क कनेक्टिविटी पर 70,560 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। 11-12 में 31 करोड़ से बढ़कर के 24-25 में 453 करोड़ पर यह पहुंच गया है। वर्तमान में 4 एयरपोर्ट चालू हैं, 13 और विकास के विभिन्न चरणों में है एयरपोर्ट, लेकिन फिलहाल में जो 4 चालू हैं उनमें से पटना है, गया है, दरभंगा है और एक पूर्णिया की बात हो रही है। लेकिन पूर्णिया एयरपोर्ट चालू है, कम फ्लाइट अभी भी वहाँ से हैं। पटना मेट्रो परियोजना के लिए 13,365.77 करोड़, कुल लंबाई 32.5 किलोमीटर, 2 गलियारी बनाए जाएंगे और भूमिगत सेक्शन भी इसमें डेवलप किया जाएगा। न केवल ऊपर बल्कि भूमिगत सेक्शन के लिए भी एलोकेशन किया गया है। तो ये छोटा सा मैंने ओवरव्यू दिया है आपको बिहार इकोनॉमिक सर्वे का, बहुत महत्वपूर्ण है। एक इसका डिटेल वीडियो भी मैं डिस्कशन में लाऊंगा, लेकिन फिलहाल आपको इतना तो पता होना ही चाहिए जितना आपको यहाँ पर बताया गया है। बाकी जो मैं डिस्कशन करूँगा अब वो प्रीलिम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी करूँगा और मेंस के हिसाब से भी करूँगा। ट्रम्प क्लेम्स इंडिया टू बाय ओवर $500 बिलियन ऑफ US गुड्स, स्टॉप रशियन ऑयल। उन्होंने सीधा सीधा कहा है कि भारत को हमने कह दिया है कि अब आप रूस से तेल ना खरीदें। तो ये किसी ट्रेड डील की घोषणा इस प्रकार से तो नहीं होती है। हालांकि वो ट्रम्प हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, है ना। वो एक फिल्म का डायलॉग था, वो स्त्री है कुछ भी कर सकती, उसी प्रकार से वो ट्रम्प हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। देखिए इसमें क्या कहा गया है, $500 अरब से अधिक के सामान खरीदेगा, रूसी तेल खरीदना बंद करेगा। ऐतिहासिक समझौता 11 महीनों की अनिश्चितता के बाद से हुआ है। 50% टैरिफ को घटा करके 18% किया गया है। ट्रेड डील में तो हमेशा टैरिफ को शून्य करने की घोषणा की जाती है। ये कौन सा टैरिफ है कि 18% टैरिफ लगेगा हमसे, ये कौन सा ट्रेड डील है। इसलिए ट्रेड डील जैसा इसमें कुछ भी नहीं है। एक नेगोशिएशन, छोटा सा हिस्सा आप कंप्लीट मान सकते हैं, उसके अलावा इसमें कुछ भी ऐसा ट्रेड डील जैसा नहीं है। क्योंकि भारत ने अगर 0% टैरिफ किया है तो वो हम पे 18% किस हिसाब से लगा रहे हैं। और अगर ऐसा है वास्तविकता में तो फिर इसे ट्रेड डील क्यों कह रही है भारत सरकार, तब तो सरकार के मंशा पर ही सवाल उठ जाएगा, है ना। तो टैरिफ को कम किया गया, 50% टैरिफ को 18% किया गया है। एशिया पैसिफिक एरिया में, मुख्य रूप से दक्षिणी एशिया में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मलेशिया, चाइना, इन सब को अगर हम लोग देखें तो सबसे कम टैरिफ अभी हम पर ही है। 18% ही हम लोग टैरिफ देने वाले हैं, ठीक है। तो ये जरूर है, अपने लिए बेनिफिट रहेगा। ये समझौते की मुख्य शर्तें क्या हैं, अमेरिका से खरीद, भारत अमेरिका से $500 अरब से अधिक के सामान खरीदेगा, मुख्य रूप से ऊर्जा उत्पादन जैसे प्राकृतिक गैस, कोयला, तकनीकी उपकरण इत्यादि। भारत रूस से तेल आयात करना बंद कर देगा, ये कहा गया उनके द्वारा, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि ऐसा होगा, क्योंकि वेनेजुएलन ऑयल जो होते हैं उसको रिफाइन करना बहुत मुश्किल काम है। एक जामनगर रिफाइनरी है, रिलायंस का है शायद, वहाँ पर उसको रिफ़ाइन किया जा सकता है। उसके अलावा दुनिया में बहुत कम रिफाइनरी है जहाँ पर उसको रिफ़ाइन किया जा सकता है। और वेनेजुएलन ऑयल की इतनी उत्पादन भी नहीं है अभी कि वो भारत उतना खरीद सके वहाँ से। इसलिए ये ट्रम्प अपने डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को सेटिस्फाई करने के लिए कह रहे हैं कि हमने भारत को झुका दिया है, बाकी इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। वेनेजुएला का ऑयल खरीदना भारत के लिए भी इतना आसान नहीं होगा, बहुत दूर पड़ता है, लॉजिस्टिक कॉस्ट बहुत ज़्यादा पड़ेगा और रिफ़ाइन भी करना उसको मुश्किल होगा। इसलिए देखिए आगे क्या होता है, लेकिन फिलहाल के लिए तो जो बताया गया उसे ही पढ़ लेते हैं। टैरिफ में कमी की गई है। समझौते का आधार द्विपक्षीय वार्ता के बाद, जिसमें ट्रंप ने मोदी से बात की, उसके बाद इसे फाइनल किया गया। दोनों ने कॉल पर बात की और इसको फाइनल किया गया।
11 महीने की अनिश्चितता हुई, इस बीच में बहुत कुछ हुआ, बहुत सारे दबाव हम पर बनाए गए, लेकिन फाइनली हम एक ट्रेड डील पर पहुंचे हैं। अपनी शर्तों को भी कुछ हद तक मनवाया हमने। ट्रेड डील को हम लोग कल के वीडियो में डिस्कस करेंगे। जब तक भारत सरकार ने कुछ प्रेस रिलीज जारी नहीं किया तब तक उसे डिस्कस करना सही नहीं होगा। सिग्नल्स फ्रॉम द इंडिया अरब दिल्ली डिक्लेरेशन। अरब दिल्ली डिक्लेरेशन देखिए, बीच में जयशंकर जी हैं, बाकी ये सारे अरेबियन देशों, अरब लीग के विदेश मंत्री महोदय सब हैं। सेकेंड इंडिया अरब फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग ये आयोजित किया गया है। और मिडिल ईस्ट में जिस प्रकार से उथल पुथल मचा हुआ है, सऊदी अरब और यूएई के बीच में तनाव है, ईरान पर अटैक का माहौल बन रहा है, ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि आप इस चीज़ को समझें कि क्या क्या न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन में कहा गया है। बीपीएससी प्रीलिम में सीधा सीधा आपसे सवाल पूछा जाएगा, अरब भारत दूसरी विदेश मंत्री स्तर की बैठक की डिक्लेरेशन में क्या क्या कहा गया है, अरब लीग का भारत के लिए महत्व को स्पष्ट करें। सीधा सीधा सवाल ये पूछा जा सकता है। प्रीलिम में आपसे पूछा जा सकता है कि निम्न से कौन से देश अरब लीग के सदस्य हैं या नहीं हैं। तो अरब लीग के बारे में देखेंगे, लेकिन फिलहाल न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन को जरा समझते हैं। इसको नाम ही यही दिया गया है और भारत की बहुत बड़ी जीत है ये डिप्लोमेटिक अगर तरीके से देखेंगे हम लोग तो, क्योंकि उन्होंने पहलगांव हमले की खुल करके निंदा की है, पाकिस्तान का नाम नहीं लिया उन्होंने। फरवरी 2026 में नई दिल्ली में आयोजित दूसरी भारत अरब लीग विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद जारी संयुक्त घोषणा में 2030 तक व्यापार को बढ़ा करके $500 अरब करने, आतंकवाद हमले की निंदा से निपटने, क्षेत्रीय सुरक्षा आर्थिक सहयोग मजबूत करने का संकल्प लिया गया है। ये इसमें कहा गया। क्या क्या कहा गया है? आतंकवाद से मिलकर के लड़ेंगे, क्षेत्रीय सुरक्षा रीजनल सिक्योरिटी की बात की गई है, आर्थिक सहयोग मजबूत करेंगे और व्यापार को भी हम लोग मजबूत करेंगे। तो ये सभी चीज़ें इसमें कही गई है। भारत अरब लीग संयुक्त घोषणा में क्या क्या है? तो व्यापार और आर्थिक लक्ष्य रखा गया है कि $240 अरब से बढ़ा करके $500 अरब तक हम लोग व्यापार ले जाएंगे 2030 तक। सबसे पहला तो यही बताया गया है। आतंकवाद पर कड़ा रुख रखा गया है। संयुक्त घोषणा में जम्मू कश्मीर के पहलगांव में हुए आतंकी हमले की निंदा की गई है दिल्ली डिक्लेरेशन में, और निंदा सभी देशों ने की है, लेकिन इसमें किसी देश का नाम नहीं डाला गया है, क्योंकि भारत के पास भी कोई पुख्ता अपने पास में सबूत हम नहीं पेश कर पाए पहलगांव अटैक के बाद दुनिया के समक्ष, जिससे पूरी दुनिया ये मान जाए कि हाँ ये जो है ये पाकिस्तान से ही आए हुए थे। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, हमारे सबूत इतने मजबूत नहीं थे इस बार। क्षेत्रीय सुरक्षा और भू राजनीति बैठक में फिलिस्तीन मुद्दे पर 2 राज्य समाधान का समर्थन किया है भारत ने, 2 स्टेट सॉल्यूशन। दरअसल में बोर्ड ऑफ पीस का जवाब दिया है भारत ने अरब लीग के साथ में बैठक करके कि बोर्ड ऑफ पीस जो है ये काम करे न करे, लेकिन ये अरब लीग अगर चाहें तो इस क्षेत्र में शांति स्थापित जरूर कर सकते हैं, क्योंकि पड़ोसी तो ये है ना, अरब लीग के इजराइल का पड़ोसी पाकिस्तान तो नहीं है ना, फिलिस्तीन का पड़ोसी पाकिस्तान नहीं है, इंडोनेशिया नहीं है, और ये सब देश किस में शामिल थे? तो बोर्ड ऑफ पीस में शामिल थे। ये देश जरूर समाधान कर सकते हैं, लेकिन बोर्ड ऑफ पीस वाले समाधान नहीं कर सकते हैं। अब इसका महत्व आप समझ रहे होंगे। पश्चिम एशिया में स्थिरता, भारत, मध्य पूर्व, यूरोप आर्थिक गलियारे जैसे कनेक्टिविटी पहलों पर भी जोर दिया गया। स्थानीय मुद्रा में व्यापार करने की बात कही गई है। सहयोग के क्षेत्र 26-28 के लिए कार्यक्रम में इकोनॉमी, एनर्जी, एजुकेशन, मीडिया और कल्चर को प्राथमिकता दी गई है। कल्चर, मीडिया, एजुकेशन, ऊर्जा और अर्थव्यवस्था। जैसे धुरंधर फिल्म रिलीज हुई, धुरंधर फिल्म को अरब में बैन कर दिया गया था। अगर वहां पर वो मूवी दिखाई जाती तो 200-300 करोड़ और कमा लेती, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या भारतीय वहां पर रहते हैं। तो ये बैन किस हिसाब से किया गया? उसमें तो एंटी मुस्लिम कुछ भी नहीं था। मैंने पूरी पिक्चर 2-2 बार देखी है। नॉट अ सिंगल स्टेटमेंट है एंटी मुस्लिम। एंटी पाकिस्तान भी उसमें नहीं है कुछ भी। पाकिस्तान में कोई गाली थोड़ी दी गई है, पाकिस्तान के गैंग की कहानी ही है उसमें, धुरंधर में भी। तो ये क्या हो गया? ये कल्चर पोर्शन में आएगा कि सांस्कृतिक क्षेत्र में भी हम एक दूसरे के साथ संबंधों को प्रगाढ़ करना चाहते, वो तभी होगा जो आप इस प्रकार की चीज़ों को बैन नहीं करेंगे। ठीक है। ऊर्जा सुरक्षा, भारत अपनी एलपीजी, एलएनजी, कच्चे तेल की ज़रूरतों का बड़ा हिस्सा इन देशों से आयात करता है, जिसमें ऊर्जा रणनीतिक साझेदारी बहुत महत्वपूर्ण है। प्रवासी भारतीय 9 मिलियन से अधिक भारतीय अरब लीग में रहते हैं, जो आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करते हैं। यह घोषणा भारत के पड़ोसी पहले और पश्चिम की ओर देखो नीति के साथ साथ
अरब देशों के साथ जो हमारा ऐतिहासिक संबंध रहा है उसे और भी ज़्यादा आगे ले जाने के लिए यह घोषणा किया जा रहा है। अरब लीग क्या है, इसका भारत के लिए महत्व क्या है? अरब लीग या लीग ऑफ स्टेट इसको कहा जाता है, बहुत ही बड़ा संगठन है जिसकी स्थापना 22 मार्च 1945 को काहिरा मिस्र में हुई थी। मुख्यालय कायरो बोलते हैं। शुरुआत में 6 देश थे, मिस्र, इराक, जॉर्डन, लेबनान, सऊदी अरब और सीरिया इसके मेंबर कंट्री थे। मिस्र, इराक, जॉर्डन, लेबनान, सऊदी अरब और सीरिया, ये बड़े देश थे। सीरिया आज वाला सीरिया नहीं, सीरिया दमिश्क जो है ये कभी इस्लामिक कल्चर का हब हुआ करता था, है ना। तो पहले वाला सीरिया की बात हो रही है। अब बढ़कर के 22 हो गए हैं, जिसमें अल्जीरिया, बहरीन, कोमोरोस, जिबूती, मिस्र, इराक, जॉर्डन, कुवैत, लेबनान, बहुत सारे देश शामिल हैं। इन देशों को आप एक बार ज़रूर याद कर लें, देख लें कि कौन कौन से देश हैं। अरब लीग का उद्देश्य क्या है? सदस्य देश के बीच पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, कल्चरल एंड सोशल सहयोग को बढ़ाना, सदस्यों की संप्रभुता, सॉवरेनिटी, स्वतंत्रता और क्षेत्रीय अखंडता, रीजनल सॉवरेनिटी की रक्षा करना, क्षेत्रीय मुद्दे जैसे फिलिस्तीन इजराइल संघर्ष, आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन पर एक बनकर के काम करना, आर्थिक संघ, अरब कॉमन मार्केट की दिशा में काम करना। जिस प्रकार से आसियान कॉमन मार्केट है, जिस प्रकार से EU कॉमन मार्केट है, उसी प्रकार से अरब एक कॉमन मार्केट बन सके, इस दिशा में काम करना। लीग में प्रत्येक सदस्य का एक वोट होता है, निर्णय बहुमत से लिया जाता है। यहाँ पर अरब लीग के प्रमुख कार्य और संरचना क्या है? तो लीग काउंसिल सभी सदस्य देशों की सर्वोच्च संस्था है। संयुक्त रक्षा परिषद है इनका एक, आर्थिक और सामाजिक परिषद भी है। कार्य जैसे फिलिस्तीन मुद्दों पर समर्थन, अरब इजराइल युद्ध में भूमिका, क्षेत्रीय शांति प्रयास इत्यादि कामों में भी ये लोग कॉर्पोरेट करते हैं। लेकिन अरब और इजराइल और फिलिस्तीन में इतना बड़ा संघर्ष हो गया, इनके मुँह से चूं तक नहीं निकला, क्योंकि ये सारे देश दिखते तो सॉवरेन हैं, लेकिन हैं सारे पिछलग्गू अमेरिका के। अगर अमेरिका एक बार डंडा चलाता तो सारे कान पकड़ के बैठ जाते हैं। वास्तविक कंडीशन इनका यही है। इनमें से किसी में भी लोकतंत्र नहीं है, दूर दूर तक भी नहीं। ठीक है, लोकतंत्र नहीं, कोई बात नहीं, सभी देशों के चलने के अलग तरीके होते हैं, लेकिन इनके यहाँ पर मानवाधिकार इत्यादि का भी हनन खूब होता है। और सबसे बड़ी चीज़, सॉवरेनिटी बस इनकी दूर से दिखती है, वास्तविकता में सॉवरेनिटी इनमें से किसी के पास में नहीं है। इजराइल ने गजा पट्टी को मिटा दिया, इनके मुँह से चू तक आपने नहीं सुना होगा। तो ये इनकी वास्तविक रणनीतिक स्थिति है ना। ये भी आपको जानना जरूरी था। भारत के लिए अरब लीग का महत्व, ऊर्जा सुरक्षा सबसे पहला महत्व, आर्थिक सहयोग दूसरा महत्व, राजनीतिक महत्व, प्रवासी भारतीय बहुत सारे वहाँ पर रहते हैं, रणनीतिक महत्व भी है, हमारे विदेश नीति का प्रमुख हिस्सा है। आतंकवाद, कश्मीर जैसे मुद्दों पर हमें इनकी सहमति चाहिए होती है। पाकिस्तान को अलग थलग करने में भी इनकी हमसे भूमिका बनती है। हाल की घटनाएं 2026 दिल्ली घोषणा, भारत ने गजा, सूडान और यमन पर लीग के साथ सहमति जताई है, शांति की सहमति भारत ने जताई है, तो इसे भी अवश्य ही याद रखें। तो आज का 3 टॉपिक यही था बंधुओं। एक टॉपिक और है जो मैं कल आपको पढ़ाऊंगा, वो है फाइनेंस कमीशन क्या है, और इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी की चर्चा भी की गई है, उसे भी हम लोग देखेंगे। फिस्कल पॉपुलिज्म किसे कहा जा रहा है, इसे भी हम लोग देखेंगे। और सनसेट वाला रूल क्या लाया गया है, इसे भी ज़रा हम लोग देखेंगे। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सनसेट क्लॉज, तो इसको भी हम लोग देखेंगे। फाइनेंशियल पॉपुलिज्म ये पूरी दुनिया में ही बढ़ रहा है, इसको भी देखेंगे हम लोग, ठीक है। थैंक यू सो मच आप सभी का। ग्रुप में ज़रूर जुड़िएगा। अगर आपको डेली वाकई प्रैक्टिस करना है तो आप जुड़ सकते हैं। यकीन मानिए बहुत ज़्यादा मदद करेगा आपको ये। जो बच्चे जुड़े हैं AEDO में, उन्हें एहसास है कि उनको आदत लग गया है क्विज़ करने का। मैंने बीच में 1-2 बार गैप कर दिया था AEDO एग्ज़ाम में डेट चेंज होने के कारण से, तो उन्होंने बताया कि उनको आदत लग गई है भाई क्विज़ प्रैक्टिस करने की। तो जुड़िएगा, आपको भी आदत लग जाएगा क्विज़ प्रैक्टिस करने का डेली, बहुत बेनिफिट होगा आपको, ठीक है। प्राइस तो लोएस्ट ही है, अब 100 रुपये पर मंथ से भी कम प्राइस क्या ही रखूँ। थैंक यू सो मच आप सभी का।